हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है 24 आवर डिफेंस आपके इस चैनल पर। मोस्ट वेलकम जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में ज्वाइन है सभी लोगों का। और ये आपका सेशन डेली करंट अफेयर का सेशन है, जिसमें हम लोग डेली होने वाले महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करने का प्रयास करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो आपके एग्जाम के लिए एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, हर प्रकार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फोर्ब्स के द्वारा दिसंबर 2022 में जारी एशिया के सबसे बड़े दानदाताओं की सूची जारी की गई है, जिसमें कितने भारतीयों को शामिल किया गया। यानी अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जो सूची जारी की गई है दुनिया के सबसे बड़े दानदाताओं की, उसमें भारतीय कितने लोग हैं जिनको शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, इसमें टोटल जो है इस आपके सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है, तो 3 भारतीयों को शामिल किया गया। याद रखिएगा कितने, 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और फोर्ब्स की जितनी भी सूचियां जारी की जाती हैं हमेशा आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से लोग हैं उनके बारे में डिटेल से हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस सूची में कौन कौन शामिल है। सबसे पहले पॉइंट अगर आपको याद रखना है, 5 दिसंबर को जारी की गई है 16वां संस्करण है इस आपकी सूची का, जिसमें विश्व के, एशिया के सबसे बड़े दानदाताओं को शामिल किया गया है। किसके द्वारा, तो फोर्ब्स के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इसमें शामिल दानदाता जो हैं कितने हैं, समूह एकल में 15, और सूची में नए जो शामिल किए गए हैं दानदाता उनकी संख्या कितनी है, तो 9 लोगों को, नए ऐसे 9 लोग हैं जिनको शामिल किया गया है। ठीक है, भारतीयों में अगर हम बात करें तो भारतीयों में पहला नाम है गौतम अडानी का, जो इस समय पूरी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। भारत में या एशिया में सबसे टॉप पर हैं गौतम अडानी, ये पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर कौन है, तो शिव नाडर जो एचसीएल के हैं ये दूसरे स्थान पर हैं। जबकि अशोक सूटा ये आपके हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के संस्था के प्रमुख हैं, अशोक सूटा, इन्हें जो है तीसरा स्थान मिला है। भारतीयों में 3 लोगों को शामिल किया गया, ये तीनों नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है डियर ये तीनों नाम। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है हॉर्नबिल महोत्सव, काफी इंपॉर्टेंट महोत्सव है। भारत के राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है और ये आपका 23वां इसका संस्करण है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से 10 दिसंबर 2022 के मध्य में 23वें हॉर्नबिल महोत्सव का जो आयोजन है किस राज्य में किया गया है, कौन से राज्य में किया गया है हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन। आसाम में, मेघालय में, त्रिपुरा में या फिर नागालैंड में। ठीक है, कौन से राज्य में ये आपका हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो याद रखिएगा हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है और इसी पक्षी के नाम पर ही इसका जो आयोजन है ये होता है नागालैंड में। कहां पर, नागालैंड में जो है इसका आयोजन किया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव का 23वां संस्करण है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें भारत में, जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में हमारे कई सारे महत्वपूर्ण उत्सव होते हैं। गंगा महोत्सव वाराणसी में, सतरंगी महोत्सव आपका गोरखपुर में, बांसुरी महोत्सव कहां पर आपका, तो बांसुरी महोत्सव आपका पीलीभीत में, के आपका कुशीनगर में केला महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव आपका झांसी में, ये सारे महोत्सव सेलिब्रेट किए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आपके लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ठीक है, आपके मध्य प्रदेश में जो है आपका ड्रोन महोत्सव मनाया गया है, खजुराहो महोत्सव मनाया गया है, तानसेन महोत्सव मनाया गया है। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस हॉर्नबिल महोत्सव की खास बातें क्या हैं। तो हॉर्नबिल जो महोत्सव है ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक सेलिब्रेट किया गया है। 1 दिसंबर को इसकी शुरुआत होती है, कहां पर, तो किशामा कोहिमा नागालैंड में इसका आयोजन किया गया था। और इसके उद्घाटन किसने किया है, तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। ठीक है, और ये जो है राज्य का सबसे बड़ा असाधारण सांस्कृतिक उत्सव है, याद रखिएगा। और इस महोत्सव में आगंतुकों को सभी नागा जनजाति, उसकी संस्कृति और विशिष्टता को देखने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, उसकी विशिष्टता को देखने का अवसर मिलता है इस आपके महोत्सव के अंतर्गत। इसके अलावा आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, एक महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। क्या है, 20 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इसके पहले ये सोनोवाल जी जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं आसाम में, इन्होंने पूर्वोत्तर के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन कहां पर किया है। ठीक है, कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है, आइजोल में, शिलोंग में, गुवाहाटी में या फिर सिलचर में।
इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसका जो उद्घाटन है ये किया गया है सिलचर में। अभी हाल ही में सिलचर में आपका भारत और बांग्लादेश के लिए एक महोत्सव का भी, सिलचर सिलहट महोत्सव का भी आयोजन किया गया था इसी आपके सिलचर में ही। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिलचर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी अगर खास बातों की ऊपर हम बात करें तो पूर्वोत्तर का पहला ये क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, याद रखिएगा। और इसका जो उद्घाटन है 20 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा सिलचर में लगभग 3.5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में इसको उद्घाटित किया गया है। ठीक है, नए परिसर जो बन रहा है उसकी लागत कितनी है? लगभग 48 करोड़ रुपए लागत है। नए परिसर का जो विकास है राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के द्वारा, एनपीसीसी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। जबकि किसके अंतर्गत काम करेगा ये? तो केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अंतर्गत ये कार्य करेगा, याद रखिएगा। पहला है जो पूर्वोत्तर में स्थापित किया जा रहा है। इस संस्थान की गतिविधियों के बारे में बात करें तो इस संस्थान में मुख्यतः गैस्ट्रोएटेस्टोनाइडल जो आपका संबंधी विकार है, श्वसन संबंधी विकार है या पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक प्रचलित बीमारियों के लिए उपचार को इस संस्थान के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। और यह संस्थान चिकित्सा के लिए आने वाले पूर्वोत्तर के लोगों में गैर संचारी रोगों की भी जांच करेगा और जो आपका यूनानी चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं, मौलिक और व्यवहारिक और पूर्वोत्तर से अधिक प्रचलित बीमारियों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने पर भी ध्यान को केंद्रित करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आपके महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान से संबंधित जो आपका सिलहट में स्थापित किया गया है, सिलचर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर अगला है 22 से 25 नवंबर 2022 के मध्य में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन कहां पर आयोजित किया गया है? कौन सा है? तो यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन का आयोजन कहां पर किया गया है? पुणे में, हैदराबाद में, मुंबई में या फिर ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो ये आपका जो यूनेस्को हैकथॉन है इसका आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। यही ग्रेटर नोएडा है जहां पर मेट्रो का संचालन किया जाता है। यही ग्रेटर नोएडा है जहां पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यही ग्रेटर नोएडा है जहां पर उत्तर प्रदेश का पहला आपका जो है स्मॉग टावर लगाया गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, जहां पर जो है आपका इस बार विश्व अंतर्राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका चौथा। इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, हैकथॉन के बारे में बात करें तो 22 से 25 नवंबर 2022 के बीच में इसका आयोजन गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में किया गया है और यह एक वार्षिक 36 घंटे का कार्यक्रम है। कितने घंटे का? 36 घंटे का, जो छात्रों, शिक्षकों, अध्यापकों और भारत के अनुसंधान समुदाय और अपने अफ्रीकी साझेदारों को एक मंच पर लाने का कार्य करता है। ठीक है, एक मंच पर लाने का कार्य करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, इसके साथ साथ यह हैकथॉन युवा नव प्रवर्तकों को एक साथ आने और सहयोगी देशों के द्वारा अनुभव की जाने वाली सामाजिक, पर्यावरणीय और तकनीकी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एक उपयुक्त मंच जो है प्रदान करता है। ठीक है, चलिए सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर सारे पॉइंट याद रखिएगा, इस आपके हैकथॉन से संबंधित जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। क्या है? विस्फोटक नियम। हमारे देश में एक नया विस्फोटक नियम लाया गया है। क्या है कि विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानों से छूट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? नवंबर 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को इस नियम से छूट दी गई है। ठीक है, इस नियम से छूट दी गई है, पहला पॉइंट। उसके अलावा इसरो को इस नियम में छूट अंतरिक्ष रॉकेट के ठोस प्रणोदन के निर्माण, भंडारण और परिवहन तथा उपयोग के लिए दिया गया है। ये आपके दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं और आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? पहला केवल सही है, दूसरा 1 और 2 दोनों, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका इस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे और आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जितने लोगों ने यहाँ पर आप देखेंगे सारे पॉइंट आपके सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विस्फोटक नियम के प्रावधानों से छूट में अगर हम बात करें तो
किसको छूट दी गई है? तो अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को। किस उद्देश्य से दिया गया है? तो ठोस प्रणोदक के वाणिज्यिक एवं व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए। किस लिए छूट दिया गया है? तो अंतरिक्ष रॉकेट के ठोस प्रणोदक के निर्माण, भंडारण, परिवहन तथा उपयोग के लिए। तो ये भी आपका स्टेटमेंट दिया गया था जो आपका सही है। और किसने छूट दी है? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की शाखा पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन से ये छूट प्रदान की गई है। ठीक है। अन्य तथ्यों की अगर बात करें तो इसरो के लिए विस्फोटक 2008 के पूर्व प्रावधानों को बहाल कर दिया गया है। साथ ही साथ वर्तमान में इसरो को आपका विस्फोटक भंडारण एवं परिवहन समिति के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके डेली करंट अफेयर से संबंधित हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट। ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर से अपने अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन श्रृंखलाओं के साथ में। तब तक आप सभी लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।